हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही मस्त एक चैप्टर का पढ़ाई करने जा रहे हैं। सेकंड लेसन 100 मार्क्स हिंदी का है, जो पिछली वीडियो में लोग फर्स्ट लेसन बना चुके हैं। सेकंड लेसन आज बना रहे हैं और आपको बता देते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सबके लिए ये मतलब सही है। 100 मार्क्स हिंदी सब कोई को आजकल मिल रहा है, क्योंकि 50-50 आजकल ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम समरी से लेकर इसका राइटर के जीवनी तक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड लेसन का चैप्टर जो है, इसका नाम है उसने कहा था, और इसको राइट किए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हम आपको बता रहे हैं कि ये इतना मस्त स्टोरी है कि आप जब सुनिएगा, और हम तो कहेंगे कि आप एक बार बुक अपने से पढ़िए, और स्टोरी में बहुत मज़ा है। हम आप लोग को समरी के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर की जीवनी पर डिबेट करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के ऐसे कहानीकार हैं जो कम लिखकर भी इतना सम्मान पा गए जो उन व्यक्तियों को भी प्राप्त नहीं हो सका जिन्होंने पूरा सारा लिखा था। मतलब कि चंद्रधर गुलेरी शर्मा मतलब एक ऐसे राइटर थे जो बहुत कम राइटिंग किए, मतलब स्टोरी जो भी साहित्य लिखना था बहुत कम लिखे, लेकिन इनको इज्जत सम्मान जो मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। इनका थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई को 1883 में जयपुर में हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को हमेशा याद करके रखना है। गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था पंडित शिवराम था। क्लियर। इनके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, जिन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया। तो सबसे पहले इन लोग ये संस्कृत से अपना एजुकेशन के लिए। और 1899 में अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब मैट्रिक की परीक्षा अगर का बात करेंगे लोग तो ये कोलकाता से की है, कोलकाता विश्वविद्यालय से। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1901 में कहाँ से फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किए, इंटरमीडिएट यानी इंटर की पढ़ाई की। और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए उत्तीर्ण हुए। मतलब कि यहाँ से इनका एजुकेशन था, आप लोगों ने देखा। और ये सारे ऑब्जेक्टिव में काम आता है। थोड़ा सा इनका अगर व्यवसाय की बात करें कि ये मतलब किए क्या अपने लाइफ में, तो 1904 में जयपुर दरबार, इनका जन्म ऑलरेडी जयपुर में हुआ था, तो वहाँ का जो एक नाबालिग राजा था जय सिंह, उनका ये अभिभावक के रूप में काम किए। ठीक है, मेयो कॉलेज अजमेर आ गए फिर से। और 1916 में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए, क्योंकि संस्कृत से पढ़ाई किए थे। और 1916 में इनको क्या किया गया, संस्कृत विभाग का अध्यक्ष यानी टीचर बनाया गया। और जीवन के अंतिम दिनों में मालवीय जी के आदेश पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का आप नाम जरूर जानते हैं। मतलब इनको मुलाकात हुआ और दोनों आदमी ने मिला, और चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी को बताया गया कि आप बीएचयू में चले जाइए, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, और वहाँ पे ये चले गए। इनका निधन की बात करें तो 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो गया। थोड़ा सा इनका साहित्य साधना में बात करते हैं। काशी नगरी प्रचारिका सभा पत्रिका से जुड़े। काशी नगरी से ऑलरेडी तो वहाँ में बीएचयू से ही थे, तो बीएचयू वहाँ पे काशी यानी बनारस में पड़ता है, तो वहाँ से ये एक पत्रिका से भी जुड़े। कहानी लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। इनका कुछ कहानी क्या बात देखते हैं। सुखमय, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनकी कहानियाँ थी। तो उसने कहा था इनका कहानी है जो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप इनका स्टोरी भी उठाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही इन्होंने ज्योतिष, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि कई क्षेत्रों में भी लेखनी अपना चले, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में अपना ये काम किए। गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए एक बता देते हैं कि ये ज़्यादातर गद्य साहित्य ही लिखे हैं, मानी गद्य साहित्य के लिए फेमस है। ठीक है, वे अपने समय के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। जब अपने टाइम में ये तो पढ़ाई संस्कृत से ही स्पेशल किए थे, लेकिन इसके अलावा ये हिंदी, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा भी ये जानते थे। प्राकृत अपभ्रंश और उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान विलक्षण था। मतलब कि इन सारे क्षेत्र में भी ये राइट किए हैं। इतिहास में, भाषा शास्त्र में भी, पुरातत्व का बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदा करके मतलब जो पदार्थ निकलता है, ठीक है, इस पर भी ये स्टडी किए हैं। इनकी कहानियाँ जो होती थी विषय वस्तु, रचना शैली या शिल्प दृष्टि से विलक्षण होती थी। मतलब कि ये हर क्षेत्र में ये अपना स्टोरी को राइट करते थे, और इनकी सारी स्टोरी एक टॉप लेवल की स्टोरी बनती थी। चलिए देर ना करते हुए हम इस कहानी के सारांश पर आते हैं, और ये कहानी बहुत ही मस्ट है। सबसे पहले कहानी का एंट्री करते हैं, और ये कहानी का एंट्री जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। कहानी का प्रारंभ बड़ा रोचक है। सारांश में हम लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, और सारांश अपने तरीके से लिखा जाता है, बस स्टोरी को सुन लीजिए। अमृतसर चौक पर एक लड़की और लड़के का वार्तालाप होता है।
ये एक रियल में कहानी जो है अमृतसर शहर की ही है। वहाँ पे एक लड़का और लड़की के बारे में शुरुआत किया, राइटर ने शुरुआत किया है। और लड़की 8 वर्ष की होती है और लड़का 12 वर्ष का होता है। इस स्टोरी में जो पात्र है लड़का लड़की, वो एक लड़की जो होती है अमृतसर में वो 8 वर्ष की होती है और लड़का जो होता है 12 वर्ष का। दोनों ही पात्र अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। जो लड़का लड़की है, भाग संजोग ऐसा है और राइटर ने भी राइट किया हुआ कि दोनों जो पात्र यहाँ पे है दोनों अपने मामा के घर ही आए हुए हैं। दोनों सामान खरीदने बाजार आए, मतलब कि दोनों सामान खरीदने के लिए मामा के घर आए, तो जाहिर सी बात है बाजार मार्केट कुछ करना होगा तो चले ही आए। तो दोनों, उधर से लड़की आती, इधर से लड़का भी मार्केट गया है। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं है फिलहाल अभी। बालक ने मुस्कुरा कर पूछा, हम आपको बता देते हैं इसमें तो कुछ सारांश में कुछ लिखा नहीं गया है, थोड़ा सा वो एक सीन को कट किया गया है, पर हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है कि वहाँ पे अमृतसर शहर में जो तांगे चलने वाले होते हैं, मतलब कि बहुत तेज़, मतलब वो सब गाड़ी की तरह बहुत तेज़ पहले चलाता था लोग, जबकि ये स्टोरी है तब की हम बात बता रहे हैं। और होता क्या है, जो 8 वर्ष की लड़की होती है जो मार्केट आई होती है पहली बार, तो इतनी तेज़ चला रहा था सब तांगा कि वो तांगे की बीच में आ जाती है ये लड़की और बच पे नहीं आती है। तो वहाँ पे बचाने के लिए ये जो लड़का होता है 12 वर्ष का, वो इस लड़की को क्या करता है कि वहाँ पे बचाता है। और फिर इन दोनों की मुलाकात वहीं अमृतसर शहर की जो बाजार होते हैं जहाँ सामान खरीदने आए थे वहाँ पे इन लोगों का मुलाकात होता है। बालक ने मुस्कुराकर तब लास्ट में लड़की से पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। तो मतलब लड़का ने मुस्कुराकर उससे पूछा ऐसे ही कि मतलब तेरी सगाई हो गई है। इस पर बालिका ने अपने आंखें चढ़ाते हुए बोला, धत कहकर भाग जाती है। और लड़का बेचारा क्या करेगा, मुंह उसका देखता रह जाता है। फिर होता क्या है, दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन माने कभी ना कभी एक दूसरे से मिल ही जाते थे। कभी किसी दुकान पर, कभी दूध वाला की जगह पे, कभी अंडा वाला की दुकान पे, मतलब मिल ही जाते थे और कहीं ना कहीं ये लोग टकराए जाते थे। तो बालक ने वही प्रश्न किया, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? माने बालक बार बार यही प्रश्न करता रहता था। लड़की का उत्तर असंभावित था। अब जब लास्ट दिन जब ये पूछा, मतलब एक दिन की बात है कि लड़का पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने जवाब दे दिया, हाँ हो गई है। इस उत्तर ने लड़के को चौंका दिया। जब वो जैसे लड़की बोलती है कि हाँ हो गई है, तो लड़का ने चौंक चौंक गया पूरा। और उसने पूछा कब? तो लड़की ने बताया, कल देखते नहीं, बताया कल देखते नहीं यह काढ़ा हुआ सालू, मतलब कि कल मेरी सगाई हो गई है, ये देखो मेरे, मतलब कि जो मेरे बदन पर काढ़ा हुआ सालू है उसी का ये निशानी है। यह कहकर वो भाग गई। कहती है कि मतलब कल मेरी सगाई हो गई है, और यह कहकर वो क्या कहती है, भाग जाती है। लड़के पर मानो वज्रपात हो गया। किसी को नाला में ढकेलता है तो किसी को छावड़ी पर बरसता है, कुत्ते को पत्थर मारता है। मतलब लड़का जो होता है ना, मतलब पूरा अजीब ढंग सा हो जाता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा दुख पहुंचता है। तो क्या करता है कि किसी कोई आदमी पास से आ रहा होता है तो उसको नाला में ही ढकेल देता है, तो या किसी को ठेला वाला पर ढकेल देता है, किसी कुत्ता को पत्थर मारता है, तो किसी सब्जी वालों को ठेला में दूधे उलाट देता है ना। और किसी सामने से आती हुई बछड़ी को टकरा कर मारकर गाली खाता हुआ घर पहुंचता है। यहाँ पे स्टोरी आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है। एक औरत जो होती है, क्या होती है कि पूजा करके मंदिर से लौट रही होती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है ना कि इतना ये दुख में होता है कि उस औरत से टकरा जाता है। और टकराने के बाद क्या होता है ना कि अंधा की तरफ ऐसे ऐसे लगता है टटोलने, तो मतलब कि वो समझती है औरत कि ये अंधा है, चलो कोई बात नहीं है। तो मतलब कोई गाली देता है इसको, ऐसे करते करते ये घर पहुंचता है। यह कहानी का पहला भाग नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। मतलब ये कहानी का पहला भाग है जो एकदम नाटक, एकदम फिल्मी जैसा होता है, और ये समाप्त होता है। अब हम आते हैं 25 वर्ष बाद घटना, देखते हैं क्या होता है। इस घटना के 25 वर्ष के उपरांत लहाना सिंह जवां होकर जर्मनी की लड़ाई में लड़ने चला गया। हम आपको बता रहे हैं, अब वो जो पात्र में एक लड़का था वो ऑलरेडी लहाना सिंह ही है, जो 25 वर्ष बाद अब समझिए कि ये जवां हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है, युवा अवस्था में आ गया है, और फौजी में ये चला गया है, आर्मी में। और इसको जर्मनी की लड़ाई, जो आप लोग को उस समय बता रहे हैं, उस समय मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लगा हुआ था, ठीक है। और उसी में ये जर्मनी की, मतलब इंग्लैंड की तरफ से गया था लड़ाई लड़ने के लिए जर्मनी के खिलाफ। 77 राइफल के में जमादार बन गया। ये इन लोग का जो एक गुट होता है ना सारे आर्मियों का, तो उसका नाम ही था 77 राइफल्स में ये जमदार का काम कर रहा था लहाना सिंह, मतलब अच्छा खासा एक मतलब था, ठीक है, इसलिए इसको जमदार का दे दिया गया पद। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आया था। हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी जब कोई भी दिक्कतें आती हैं आर्मी वाले के पास, तो ज़रूरत पड़ते हैं तो मतलब उन लोगों को छुट्टी दिया जाता है। तो इसको भी 7 मतलब दिन की छुट्टी मिला था, और कोई ज़मीन का मुकदमा वगैरह था, तो ये आया था मुकदमा के लिए। वहाँ उसके पास सेना के अफसर पर पत्र आया, फौज लाम पर जा रही है, फ़ौरन चले जाओ।
तो आप लोग ने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, चाहे ऐसा घटना अक्सर घटता रहता है कि जैसे ही वो लोग घर आते हैं तब तक ज़रूरत पड़ता है, लड़ाई वड़ाई लग जाता है, तो फिर उन लोग को तुरंत ही वापस जाना पड़ता है। तो ये जैसे आता है घर पे फिर लाना सिंह, वैसे फिर इनको होता क्या है कि तब तक उधर से पत्र आता है कि मतलब फिर से फौजी को जाना पड़ेगा, फ़ौरन चले जाओ। इस समय सूबेदार हाजरा सिंह का भी पत्र मिलता है। एक इस स्टोरी में है सूबेदार हाजरा सिंह, जो आपको लास्ट में क्लियर होगा कि सूबेदार हाजरा सिंह है कौन। तो ये भी यहाँ पे आए हुए होते हैं, मतलब वापस स्वदेश लौटे होते हैं। तो इनको भी दोबारा पत्र मिलता है कि नहीं, फिर से आप लोग को लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। और हाजरा सिंह का और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों नाम पर जाना है। बोधा सिंह हाजरा सिंह का जो लड़का है, ये भी फौजी में है, यानी इसको भी पत्र मिला है जाना है, और हाजरा सिंह को भी पत्र मिला है जाना है। तो हाजरा सिंह जो थे उसमें सूबेदार के पद पर थे, अतः साथ ही चलेंगे। तो घटना ये था कि लाहना सिंह के लिए भी पत्र आया था, हाजरा सिंह के लिए भी पत्र आया था, और बोधा सिंह के लिए भी पत्र आया था। तो ये लोग तीनों आदमी सोचा कि हम लोग साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है। ये सूबेदार हाजरा सिंह जो है, लाहना सिंह सोचा कि हम साथ ही जाना है, तो लाहना सिंह इनके गांव आते हैं, और मन इन्हीं के रास्ते में ये इनका गांव पड़ता है। वह लाना सिंह को चाहता भी बहुत था। ये जो हाजरा सिंह है ना, ये लाहना सिंह को बहुत चाहते थे, मतलब ये अच्छा खासा एक आदमी था लाहना सिंह, इसलिए सूबेदार हाजरा सिंह इससे बहुत चाहते थे। लाहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचे। लाहना सिंह क्या होता है, सूबेदार यानी हाजरा सिंह के घर पहुंचते हैं। जब तीनों चलने लगे तो सूबेदार ने लाहना सिंह को कहा कि उसकी सूबेदारनी बुला रही है। देखिए कितना मस्त यहाँ पे स्टोरी मोड़ लेगा अभी। तो यहाँ पे लाना सिंह और बोधा सिंह माने हाजरा सिंह का लड़का और हाजरा सिंह, ये जब तीनों चलने के लिए तैयार होते हैं, तब तक सूबेदार हाजरा सिंह बोलते हैं लाना सिंह से कि आप लाना सिंह आप घर के अंदर जाइए, सूबेदार नहीं बुला रही, माने हाजरा सिंह की वाइफ, ठीक है, बुला रही हैं। लाना सिंह आश्चर्य हो गए कि भाई सेना के क्वार्टरों में तो वो कभी रहा नहीं है ना, मतलब कि सोचा कि इनके साथ हम ज़्यादा रहे नहीं, वो मेरे बारे में कैसे जानती, भाई क्यों बुला रही है हमको, थोड़ा सा ये चौंक गए, और वो अंदर मिलने के लिए जाता है। उस समय सूबेदारनी वही वाक्य कहती है, तेरी कुड़माई हो गई है। दोबारा फिर से वही वाक्य वहाँ पे दोहराते हैं। लाहना सिंह जब अंदर गया है तो सूबेदारनी वही वाक्य कहते, तेरी कुड़माई हो गई है, और 25 वर्ष पूर्व की स्मृति ताज़ा कर देती है। जो 25 वर्ष पहले की जो स्मृति थी, यादें थी, वहाँ पे फिर से ताज़ी हो जाती है। और वहाँ पे फिर लाहना सिंह जो है पूरा चौंक जाता है कि वो वही लड़की है जिसको हम मतलब मिले, बहुत पहले मिले थे, और इनकी यादें जो होती है पूरा ताज़ी हो जाती है। तो फिर वहाँ पे लड़की जो होती है कुछ यहाँ लाहना सिंह से कुछ भीख मांगती है, थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। वह बोली, जैसे ही उस समय तुमने घोड़े की लाश से मेरी रक्षा की थी, मतलब कि वो जो इक्का गाड़ी चल रहा था अमृतसर में, जो ये लड़का ने बचाया था लाहना सिंह, आज फिर से वही बात को बोल रही है कि उसी प्रकार मेरे पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करना। भीख में यही मांग रही है सूबेदारनी कि जिस प्रकार मेरी रक्षा तुमने शुरू में बचपना में किया था, उसी प्रकार आज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पति और एक मात्र पुत्र जो है उसकी रक्षा करना। वह अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह लाहना सिंह के मर्म को छू जाता है, यह बात मतलब लाहना सिंह के दिल को छू जाता है। रण क्षेत्र में लाहना सिंह ने सूबेदार के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राण न्यौछावर करके रक्षा की। रियल में जो सूबेदारनी ने कहा था लाहना सिंह अपना प्राण दाव पर लगाकर, उसके बेटा जो था बोधा सिंह, उस सूबेदारनी के बेटा, उसको अपना प्राण न्यौछावर करके इनका रक्षा किया, और उस प्रयास में वह भारी रूप से घायल हो गया। मतलब बोधा सिंह को बचाने के चक्कर में लाहना सिंह बहुत भारी रूप से घायल हो गया, और उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कस कर पट्टी बांध ली। हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाई चल रहा था, जर्मनी वालों की तरफ से धावा बोला गया था, उस समय बोधा सिंह को बचाया, और लाहना सिंह को बहुत चोट आ गया था, लेकिन लाहना सिंह इतना मतलब कि ताकतवर था और इतना शक्तिशाली था कि ये खुद को हार न माना, और अपने घाव पर पट्टी बांध लिया, और किसी को नहीं बताया कि हमको चोट लगी है, और उस अवस्था में भी ये जर्मन के सेना का सामना करता रहा। शत्रु पक्ष को पराजित करके वो सूबेदार हाजरा सिंह और बोधा सिंह को सकुशल गाड़ी में पहुंचा दिया, और जर्मनी सेना को पूरा पराजित कर दिया, हरा दिया। और सूबेदार हाजरा सिंह और बोधा सिंह इन दोनों आदमी को गाड़ी में बैठाकर और बोला कि आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हुए कहा, सुनिए सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था, उसने कहा था, वह मैंने कर दिया। मतलब कि रियल में आप लोग को पता है कि स्टोरी में इसकी सूबेदारनी जो थी क्या कही थी कि मेरे पति और एक पुत्र, ठीक है, इन दोनों की रक्षा करना। तो यहाँ पे लाहना सिंह बोलता है कि मतलब घर पे जाना तो सूबेदारनी से कह देना लोग कि आपने जो कहा था मैंने वो फर्ज पूरा कर दिया, ठीक है।
सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था। सूबेदार हाजरा सिंह था, उस सूबेदारनी का हस्बैंड है ना, उसने पूछता ही रह गया कि सूबेदार ने आखिर तुमसे क्या कहा था, लेकिन इसने नहीं बताया। गाड़ी चल गई। वह बोला बजीरा पानी पिला दो। बजीरा इसके पास में था। लाना सिंह घायल हो चुका था रियल में, और बजीरा एक सेना रहेगा जो इसके पास में रहेगा। वो बजीरा से बोलता है कि बजीरा पानी पिला दो और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो गया है, क्योंकि लाना सिंह को बहुत चोट आ गया था और उसका मतलब कि गोली वोली भी लग चुका था, और वो किसी को बताए हुए अपना पट्टी बांध लिया था। तो वो बोलता है बजीरा से कि मेरा मतलब कमरबंद पट्टी को खोल दो, क्योंकि वो बहुत खून से लथपथ हो चुका था। मृत्यु पास आ चुकी थी और उस समय लाना सिंह की सारी घटनाएं चलचित्र के समान धूम गई। मतलब जितना उसको बचपना में उस लड़की के साथ घटना हुआ था, जो कुछ भी घटना हुआ था, मरते वक्त सारा एकदम मतलब फिल्म की तरह सारी बातें याद आने लगी। और अंतिम वाक्य में उसके मुंह से निकला उसने कहा था, और मरते वक्त लास्ट में उसने कहा, उसके मुंह से निकला उसने कहा था। और इसके बाद अखबारों में छपा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान की घावों से में मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लाना सिंह। और इस लाना सिंह ने अपना प्राण त्याग दिया, और जिसका नाम रखा गया 77 सिख राइफल, क्योंकि लाना सिंह जो था एक सिख धर्म से बिलोंग करता था। इस तरह से इसका सारांश खत्म होता है। हमको आशा होगा कि आपको ये सारांश बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप स्टोरी को पढ़ते तो आपको स्टोरी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब आपको इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं। चलिए, अभी हम लोग ने जो सारांश किया और कुछ मतलब कि जीवनी भी राइटर का देखा लोग, और इस पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि आजकल का एग्जाम जो है पूरा फुली ऑब्जेक्टिव हो चुका है। आप भी अच्छा से पढ़कर ऑब्जेक्टिव निकालिएगा। यहाँ पर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। जैसे गुलेरी जी की कितनी कहानियाँ थी, गुलेरी जी की कितनी कहानियाँ हैं, इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, गुलेरी जी की 3 कहानियाँ। उसने कहा था किस वर्ष रचना की गया था, मतलब उसने कहा था रचना कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि 1914 में मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लगी थी, और उसमें हमारा जो इंग्लैंड वाले सब थे, मतलब अंग्रेज जो थे, मतलब भारत पर राज कर रहे थे, और भारत की तरफ से मतलब भारत वाला ही क्या कहता है, इंग्लैंड की तरफ से गया था लोग जर्मनी से लड़ाई लड़ने के लिए। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेज आया था सब, तो वो इंग्लैंड का था और वो अपने देश में भेजा था सब भारत वाले को। ठीक है, और वहाँ से जर्मनी की तरफ से वो मतलब इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई कर रहे थे जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, लाना सिंह का सिर किसकी गोद में था, तो आप लोगों ने शुरू में देखा कि वो बोलता है कि बजीरा पानी पिला दो, यानी बजीरा के गोद में था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बजीरा सिंह। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई, तो लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई है, चौक पर हुई है कि गली में हुई है कि सड़क पर हुई है कि ट्रेन में हुई है, तो रियल में अमृतसर के जो बाजार था उसके चौक पर हुई है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। लड़की कहाँ रखती थी, लड़की कहाँ रहती थी, आप अगर स्टोरी को पढ़िएगा तब भी ये बात समझ में आएगा, क्योंकि सारा बात सारांश में नहीं बताया गया। अंतर सिंह की बैठक में, क्योंकि यहाँ पे इसके मामा होते थे। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह थे। स्टोरी पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। नकली लड़ाई के पीछे लाना सिंह कहाँ शिकार पर गया था, नकली लड़ाई। अब स्टोरी में ये डिबेट किया गया है, मतलब कि यहाँ पे तो पूरा नहीं सारांश में किया गया है, क्योंकि नकली लड़ाई में वो कहाँ गया था शिकार पर, जगधारी। रियल में वो गया नहीं था, एक आदमी आता है जर्मनी से भेष बदलकर इन भारतीय सिपाहियों के पास, और वो लाना सिंह को मतलब कि कुछ कुछ इधर उधर का झूठा स्टोरी बताता है। ठीक है, कहता है कि हम लाना सिंह हम लोग गए थे जगधारी में लड़ाई लड़ने के लिए, कुछ ऐसा स्टोरी है। आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पंडित चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी कौन है, तो अभी हम लोग कहानी पढ़े, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी कहानियां नहीं लिखी है, कौन, देखो उसने कहा था लिखिए बुद्धू का कट्टा, हम उधर पढ़े, लिखिए सुखमय जीवन लिखिए, पर तिरिच नहीं लिखी है। तिरिच स्टोरी आप लोग को आगे मतलब पढ़ने को मिलेगा, ये दूसरा राइटर ने राइट किया है। चंद्रधर गुलेरी शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है, जयपुर। शुरू में बताया आपको। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है, तो अभी हम लोग ने स्टोरी जो पढ़ा उसने कहा था, उसमें तेरी कुलमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है, तो अभी हम लोग ने स्टोरी पढ़ा तेरी कुलमाई हो गई है, उसने कहा था से संबंधित है। उसने कहा था कहानी शीर्षक का नायक कौन है, नायक कौन होगा, लास्ट में लाना सिंह मरता है, सारा काम लाना सिंह किया, तो उस नायक जो होगा लाना सिंह। उसने कहा था किस कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान, मतलब कि किसी के करेक्टर के बारे में बताया गया है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी राइटर कौन है, चंद्रधर गुलेरी शर्मा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो भाव प्रधान, एक तरह से हम लोग बोले। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे बात बताया गया। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चित्र प्रधान अगर कोई होगा तब सही मारिएगा। अगर चित्र प्रधान
मतलब ये ऑप्शन में होगा, और उसके बाद भी और कोई होगा तो उसमें सही आंसर होगा भाव प्रधान, क्योंकि यहाँ पे भाव प्रकट भी किया गया है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? अभी हम लोग कहानी पढ़े, उसने कहा था। गुलेरी जी किस गांव से, किस गांव का मूल निवासी थे? तो गुलेरी और गुलेर, ये बात याद रखिए, गुलेर गांव के मूल निवासी थे। कछुआ धर्म किसकी प्रकृति है? तो कछुआ धर्म जो अभी ये स्टोरी में हम लोग पढ़ाई किए चंद्रधर गुलेरी शर्मा की है। पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी की है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है। तो मजदूरी और प्रेम, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। ठीक है, इसका ये होगा। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो शुरू में बताए, या तो सगाई या नहीं तो मंगनी। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो रियल में अभी हम स्टोरी में पढ़े कि अमृतसर शहर की बात हम बार बार कर रहे थे, तो अमृतसर शहर की गई। लाना सिंह का गांव का नाम क्या था? तो देखिए, लाना सिंह जिस गांव का मतलब जहाँ पे आया था वो माझे में रहता था। ठीक है, और जो लड़की रहती थी वो मगरे में रहती थी। ठीक है, लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह जमादार के पद पर था, और सूबेदार के पद पर कौन थे? हाजरा सिंह थे। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हाजरा सिंह, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आएगा, बोधा सिंह नाम था उसका। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का साथ किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था, क्योंकि जर्मनी से लड़ाई लगा था इंग्लैंड से। ठीक है, और इंग्लैंड की तरफ से भारत वाले लड़ने गए थे। ठीक है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लाना सिंह। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का रूप धारण करके आया था वो जर्मनी वाला आदमी, और लाना सिंह का चकमा चकमा दे रहा था, पर लाना सिंह समझ गया था कि ये ऑलरेडी जर्मनी वाला है, भेष बदल कर आया है, और लाना सिंह ने उसको मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? नंबर कितना था? 77, याद रहना चाहिए। सरकार ने सूबेदार की जमीन कहाँ दी? संजलपुर, अलावपुर, जलालपुर या लायलपुर? इसका सही आंसर होगा लायलपुर। अगर आप स्टोरी अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और अपने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में हमने कुछ ख़त्म किया। और इस तरह से आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का शौक है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि आप लोग को हम लाइव क्लास दे सकें। और कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन में आप लोग पूरा फुल्ली अच्छा से पढ़ाई कीजिए वीडियो के माध्यम से। थैंक्स।